आज की हमारी कहानी पोस्ट एपोकैलिप्टिक हॉरर मिस्ट्री फिल्म होने वाली है। ये कहानी कुछ ऐसे लोगों के आसपास घूमती है जो अपनी पहचान को पूरी तरह से भूल चुके हैं। क्या है इस उलझी हुई कहानी का राज, जानेंगे हम आज की शानदार कहानी ओपन ग्रेव में। इसलिए समय को और ज्यादा बर्बाद न करते, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ढेर सारी लाशों के बीच एक गड्ढे में जॉन नाम के इंसान को दिखाते हुए होती है। जॉन को अभी अभी होश आया है, मगर उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ा हुआ है। जल्द ही जॉन का शरीर सही हो जाता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वह कब से इस गड्ढे में है। होश में आते ही जॉन अपने आसपास छानबीन चालू कर देता है, जहां उसे एक पिस्टल दिखाई देती है। तभी वो ऊपर की तरफ देखता है, जहां कोई उसे लगातार देख रहा होता है, मगर ना जाने क्यों ऊपर खड़ा वो इंसान जॉन की मदद करने की जगह वहां से चला जाता है। जल्द ही एक बार फिर वह इंसान वापस आता है और जॉन की मदद के लिए एक रस्सी को गड्ढे के अंदर फेंक देता है। रस्सी की मदद से जॉन गड्ढे से बाहर आ जाता है, लेकिन वह इंसान यहाँ से जा चुका होता है। जॉन जंगलों से होकर एक घर में जा पहुंचता है, जहाँ कुछ लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। घर में घुसते ही लूकस नाम का एक आदमी जॉन पर अपनी पिस्टल तान लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा होता है कि इन सभी मौत का कारण यही इंसान है, और अगर इसे नहीं रोका गया तो ये हमें भी मार देगा। जवाब में जॉन भी अपनी पिस्टल लूकस पर तान लेता है। सब यहाँ एक दूसरे से सवाल पूछ रहे होते हैं कि वो कौन है और यहाँ कैसे आए हैं। दरअसल यहाँ मौजूद सभी लोगों की याददाश्त जा चुकी है, इसलिए उन्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। सब लोग समझ चुके थे कि लड़ाई से इस बात का कोई हल नहीं निकलने वाला है, इसलिए सब लोग बैठकर बात करने लगते हैं और अपने अतीत को याद करने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच एक लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसका शरीर भी उसी जॉन की तरह अकड़ा हुआ होता है। उसे शांत करने के बाद सब लोग अपनी जेबों को चेक करते हैं और उनमें से माइकल, शैरन और लूकस की जेब में उनके पुराने पहचान पत्र मिल जाते हैं। इसलिए अब हम उन्हें उनके नाम से ही बुलाएंगे, ताकि कहानी समझाने में आसानी हो। यही हम एक और लड़की को दिखाते हैं, जो देखने में जापानी या कोरियाई लग रही होती है, लेकिन ये लड़की बोल नहीं पाती है, इसलिए हमें इसका नाम नहीं बताया गया। मगर कहानी को आसान बनाए रखने के लिए हम इसे किमिको के नाम से बुलाएंगे। किमिको को सब कुछ मालूम होता है कि यहाँ क्या चल रहा है। किमिको ने ही जॉन की गड्ढे से बाहर आने में मदद की थी, मगर बदकिस्मती से यहाँ कोई उसकी भाषा को समझता ही नहीं है। किमिको अपनी भाषा में कागज पर लिखकर कुछ बताने की भी कोशिश करती है, लेकिन कोई भी इसकी बात को समझ नहीं पाता है। यहाँ किसी को भी किसी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। सब भरोसे की बात करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी किसी पर रत्ती भर भरोसा नहीं करता है। खासकर लूकस तो जॉन को ही इस कत्लेआम के लिए जिम्मेदार मान रहा होता है। इसलिए सब लोग घर को अच्छे से चेक करते हैं, जहाँ एक कमरे में कपड़े, दूसरे में खाने का सामान और लास्ट वाले में ढेर सारे हथियार मिलते हैं। माइकल पिस्टल को दिखाते ही उसे ऐसे पकड़ता है जैसे वह सालों से यही कर रहा हो। भले ही माइकल की याददाश्त चली गई हो, लेकिन उसकी मांसपेशियों की याददाश्त को अभी भी सब कुछ याद है। वहीं पास ही एक कमरे में उन्हें एक कैलेंडर दिखाई देता है, जिसमें 18 तारीख यानी कल की तारीख मार्क होती है। शायद उस दिन कुछ बड़ा होने वाला है। खैर, किसी को भी अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं आता है। तभी किमिको माइकल को अपने हाथ पर बने एक निशान को दिखाती है, साथ ही उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल चाहकर भी उसकी बातों को समझ नहीं पाता है। इस घर में उन्हें कुछ दवाएं भी मिलती हैं, जिनकी मदद से घायल लोग अपना इलाज करते हैं। ये लोग आगे कुछ समझ पाते उससे पहले ही किमिको जंगल की तरफ भागने लगती है, इसलिए दो लोग घर पर रुककर पहरेदारी करते हैं। वहीं जॉन, लूकस और शैरन किमिको का पीछा करते हुए जंगल की तरफ भाग पड़ते हैं। रास्ते में जॉन को कुछ दृश्य आते हैं, जिसमें वह एक महिला की बॉडी को खींच रहा होता है। इस महिला के शरीर पर एक समुद्री घोड़े का टैटू भी मौजूद होता है, मगर इस दृश्य से जॉन कुछ समझ नहीं पाता है, इसलिए वह आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते वक्त खुले आकाश को देखकर ये तो साफ पता चल रहा होता है कि ये लोग शहर से काफी दूर हैं। तभी जंगल में जॉन को पेड़ से लिपटी हुई 2 मृत बॉडी मिलती है, जिनके शरीर के चारों तरफ तार लिपटे होते हैं। दूसरी तरफ घर में मौजूद नेथन को पता चलता है कि वह स्पेनिश, फ्रेंच और लैटिन भाषा को काफी अच्छे से पढ़ सकता है। माइकल उसे समझता है कि भले ही हमें कुछ याद ना हो, लेकिन हमारी मांसपेशियों की याददाश्त को अभी भी सब कुछ याद है। दूसरी तरफ जंगल में किमिको का पीछा करते हुए जॉन, लूकस और शैरन एक पुराने से आश्रय के पास जाकर पहुंचते हैं, जहां किमिको चैन से बंधी हुई एक औरत को खाना खिला रही होती है। अचानक जॉन को अपने सामने देखकर वह औरत एक कोने में जा छिपती है। शैरन उस औरत की तरफ बढ़कर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत उल्टा शैरन पर ही हमला कर देती है। ये देख जॉन उस औरत पर वार करके उसे वहीं बेहोश कर देता है। उस आश्रय में एक कैमरा लगा होता है, यानी कि कोई ये सब देख रहा है। आगे की सच्चाई को जानने के लिए इन्हें जल्द से जल्द मॉनिटर रूम को ढूंढना होगा,
ताकि ये जल्द से जल्द सच का पता लगा सकें। सभी लोग घर वापस आ जाते हैं, जहां नेथन जॉन को बताता है कि मैं कई सारी भाषाओं को पढ़ सकता हूँ। अगली सुबह माइकल सभी पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि रात को कोई भी उसे अपने साथ जंगलों में नहीं ले गया था, और ऐसे ही ये लोग आज सुबह भी कर रहे हैं। माइकल उनसे कहता है कि तुम सब में से मेरा निशाना सबसे बेस्ट है, इसलिए तुम लोग मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन जॉन उसे घर पर रुककर किमिको का ध्यान रखने के लिए कहता है। ये कहकर बाकी तीनों जंगल के लिए निकल जाते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद माइकल किमिको से बातें कर रहा होता है, जो कि किमिको को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। तभी अचानक माइकल को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। माइकल घर का दरवाजा बंद करके किमिको को घर के अंदर लॉक कर देता है और खुद आवाज की तरफ निकल जाता है। जल्द ही वह एक आदमी को तारों में बंधा हुआ देखता है, जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। माइकल पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह आदमी माइकल पर हमला करके उसके गले में चाकू घोंप देता है, जिससे माइकल बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में घूमते हुए लूकस, जॉन, नेथन और शैरन को 2 कार मिलती हैं, जिसमें से एक गाड़ी की बैटरी डेड हो चुकी थी, वहीं दूसरी में ईंधन नहीं होता है। जल्द ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे लूकस की तबीयत खराब हो रही होती है, मगर वो इस बारे में किसी को नहीं बताता है। तभी उन्हें कार में एक ग्रुप फोटो मिलता है, जिसमें जॉन नहीं होता है, जिसे देख लूकस बोलने लगता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि ये बंदा हमारे ग्रुप का नहीं है। मगर तभी जॉन कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि ये फोटो मैंने ली हो। जॉन की बात में पॉइंट था, इसलिए सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। जल्द ही किमिको इनके पास आकर सबको माइकल के पास ले जाती है। माइकल की ऐसी हालत देखकर शैरन उसे बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है और माइकल उनके सामने अपना दम तोड़ देता है। माइकल के मरने से सभी लोग काफी दुखी होते हैं, खासकर किमिको को काफी गहरा सदमा लगा होता है। तभी तारों में लिपटा हुआ आदमी एक बार फिर से चिल्लाने लगता है, जिसे देख जॉन उसे शूट करके मार डालता है। इसी के साथ यहाँ एक बार फिर से जॉन को उसी महिला का दृश्य आता है, जिसमें वह किसी महिला को घसीट रहा होता है। कुछ समय बाद गाड़ी को धक्के की मदद से स्टार्ट करके जॉन और शैरन आगे की खोजबीन करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दरअसल जॉन सिर्फ और सिर्फ शैरन पर ही यकीन करता है और किसी पर नहीं। जल्द ही शैरन और जॉन एक भवन के पास जाकर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है। उन्हें देखते ही बच्चा खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। जॉन उससे बात करने की काफी कोशिश करता है, जिसके जवाब में वह लड़का उसे बताता है कि जॉन तुम यहाँ से चले जाओ, कल वो लोग आने वाले हैं। जॉन उसे बाहर बुलाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़का उसकी एक नहीं सुनता और अपना कुत्ता जॉन की तरफ छोड़ देता है। कुत्ते को देख जॉन चिल्लाने लगता है, जिस वजह से शैरन की हालत काफी खराब होने लगती है। वहीं इसी तरह घर पर लूकस की हालत भी काफी खराब होने लगती है। उसे कुछ याद आता है, उसे एहसास होता है मानो उसे ही किमिको की रक्षा करनी है। किमिको उसे शांत करती है। तभी नेथन आकर किमिको से कल रात के घटना के बारे में पूछता है। दोनों मिलकर एक बार फिर से उसी शेड के पास जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि वो महिला यहाँ से गायब है। तभी अचानक नेथन को याद आता है कि यहाँ एक और रास्ता है। किमिको उसे काफी रोकती है, लेकिन नेथन उसकी एक नहीं सुनता है। जल्द ही नेथन एक उजड़े हुए गांव के पास जाकर पहुंचता है, जहां उसे एक टूटा हुआ चश्मा मिलता है, जिसे पहनते ही उसे यहाँ के बारे में कुछ बातें याद आने लगती हैं। वहीं किमिको घर वापस आकर लूकस से थोड़ी दूरी बनाकर रखती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं लूकस उस पर हमला न कर दे। वहीं नेथन एक घर के अंदर एक महिला के हाथों में मरे हुए बच्चे को देखता है। ये देखते ही नेथन उस घर को वहीं लॉक कर देता है, ताकि वह महिला उस पर हमला न कर दे। लेकिन तभी वहां और भी लोग आ जाते हैं। जैसे तैसे नेथन खुद को बचाकर अपने घर वापस पहुंचता है, जहां लूकस घर के बेसमेंट को चेक कर रहा होता है। बेसमेंट देखने में एक प्रयोगशाला जैसा लग रहा होता है, जहां वह फास्ट फॉरवर्ड करके एक वीडियो को देखता है, जिसमें जॉन उसे किसी तरह का इंजेक्शन लगा रहा होता है। लूकस इस वीडियो को गलत समझ लेता है, जिस वजह से उसे जॉन पर काफी गुस्सा आता है। उसे लगता है कि जॉन ही है जो सबको मार रहा है। इसलिए शैरन और जॉन के घर वापस आते ही लूकस उस पर अपनी पिस्टल तान लेता है। शैरन को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए लूकस उसे भी वही वीडियो दिखाता है। शैरन भी वीडियो को अच्छे से नहीं देखती है और जल्दबाजी में वह भी जॉन को किलर समझ लेती है, क्योंकि उस वीडियो में जॉन उन सभी पर प्रयोग कर रहा होता है। इसलिए लूकस जॉन को बेहोश करके उसी गड्ढे के पास ले जाता है जहां से वह आया था। यहाँ जॉन के होश में आते ही लूकस उसे गड्ढे में जाने के लिए कहता है। मारता क्या ना करता, इसलिए लूकस गड्ढे के अंदर चला जाता है। वहां पहुंचते ही जॉन को वो टैटू वाली महिला की लाश दिख जाती है, जिसे देख उसे काफी कुछ याद आ जाता है। इधर घर में लूकस काफी आक्रामक हो जाता है और सब पर अपनी धौंस जमाने लगता है। इसलिए शैरन ठीक उसके बगल में फायर करके उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है। न चाहते हुए भी लूकस अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगता है, मगर जाते जाते लूकस किमिको पर हमला सा कर देता है और उसे चूमने लगता है। तभी शैरन आकर एक और फायर कर देती है, जिससे डरकर लूकस वहां से कूदकर भाग निकलता है। इधर जॉन
लाशों की बदबू से मरने को होता है। तभी किमिको आकर उसे बाहर निकाल लेती है। किमिको उसे जमीन पर लिखकर समझाती है कि कल 18 तारीख है, लेकिन जॉन को कुछ समझ नहीं आता है। घर वापस जाते वक्त जॉन किमिको से घर जाने के लिए कहता है। वहीं वह खुद उसी भवन की तरफ वापस चला जाता है जहां उसे वो बच्चा मिला था। भवन में पहुंचकर उसे वो बच्चा तो नहीं मिलता, मगर जॉन को याद आने लगता है कि उसने एक सफेद रंग का आइस बॉक्स किसी को ले जाने के लिए दिया था, लेकिन वह अभी भी नहीं समझ पाया था कि आखिर उस बॉक्स में ऐसा क्या था। तभी अचानक उसे खटखटाने की आवाज आती है, जिसे चेक करने पर जॉन देखता है कि एक आदमी दीवार पर अपना सिर मार रहा है। वहीं एक महिला पागलों की तरह जॉन की कार की चाबी निगल जाती है। जॉन इस महिला को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता था, मगर तभी अचानक वो औरत जॉन पर हमला कर देती है। इसलिए न चाहते हुए भी जॉन को उस महिला को मारना पड़ता है। यहाँ जॉन को एक रास्ते का दृश्य आता है, जिसको फॉलो करने पर उसे 2 कार मिलती हैं, जिसमें से एक कार का एक्सीडेंट हो चुका होता है। वहीं दूसरी कार में अस्पताल में मिला बच्चा होता है। उसके साथ उसकी दादी और उसकी माँ होती है। इस बच्चे की माँ की हालत भी यहाँ मौजूद बाकी संक्रमित लोगों जैसी हो चुकी थी। वहीं उस बच्चे की दादी जॉन को अच्छे से जानती है, इसलिए वह उस पर पिस्टल तानते हुए उसे वहीं पीछे रहने को कहती है। जल्द ही वह लोग अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जॉन वहीं सफेद रंग का बॉक्स देखता है, जिसमें कई सारे सैंपल रखे होते हैं। तभी अचानक जॉन को याद आता है कि वह किसी की जान लेने वाला अपराधी नहीं है, बल्कि वीडियो में दिखाए जाने वाले लोगों के ऊपर वह प्रयोग कर रहा था, ताकि वह बाकी लोगों की जान बचा सके। वहीं इस बॉक्स में वैक्सीन्स के वे सैंपल हैं जो उसने सेना को देने के लिए किसी के हाथों से भेजे थे, मगर किन्हीं कारणों से ये बॉक्स उन तक नहीं पहुंच पाया। जॉन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी लूकस एक गाड़ी में आकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और जॉन से भागने के लिए कहता है। दरअसल लूकस जॉन को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है। जॉन समझ जाता है कि लूकस की हालत बिगड़ रही है, इसलिए वह लूकस को एंटीडोट देने की कोशिश करता है, मगर लूकस उससे पहले ही जॉन पर हमला कर देता है। यहाँ बिगड़ते हालातों को देखकर जॉन एक बड़े पत्थर को लूकस के सिर पर मारकर उसे वहीं मार डालता है। तभी अचानक उसे सब कुछ याद आ जाता है। दरअसल ये सभी लोग वैज्ञानिक हैं। ये लोग यहाँ इस महामारी का इलाज ढूंढने आए थे। काम पूरा हो गया था, इसलिए ये सभी 18 तारीख को यहाँ से निकलने वाले थे, मगर इसी दौरान एक संक्रमित महिला जेल से निकलकर इन पर हमला कर देती है। इसलिए जॉन नेथन पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि कैदियों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उसी की थी। संक्रमित महिला के हमले की वजह से यहाँ मौजूद सभी वैज्ञानिक संक्रमित हो चुके थे, इसलिए जॉन उस महिला को मारकर अपने बाकी साथियों को एंटीडोट लगा कर देता है। वहीं इस मरी हुई महिला को घसीटकर वह गड्ढे में डाल देता है। वह खुद को भी एंटीडोट इंजेक्ट करने ही वाला होता है कि तभी एक और संक्रमित इंसान उस पर हमला करके उसे गड्ढे में गिरा देता है। लेकिन होश खोने से पहले जॉन कैसे न कैसे वो एंटीडोट खुद को लगा लेता है, मगर इस एंटीडोट का एक साइड इफेक्ट निकलता है, जिसकी वजह से इनकी याददाश्त चली जाती है। इसी वजह से यहाँ मौजूद किसी भी वैज्ञानिक को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता, साथ ही उनके शरीर अकड़ जाते हैं। जल्द ही सभी वैज्ञानिक को अपने अतीत के बारे में याद आ जाता है। शैरन, नेथन और किमिको घर में होते हैं और वो जॉन के लिए एक नोट लिखते हैं, जिसमें एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला लिखा होता है, ताकि अगर गलती से वो लोग मर भी जाएं तो जॉन दोबारा एंटीडोट बनाकर सेना को दे सके। तभी अचानक बहुत सारे संक्रमित लोग उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, इसलिए जवाब में शैरन और नेथन भी उनकी तरफ फायरिंग शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जॉन भी भागते हुए अपने घर की तरफ वापस आ रहा होता है। जल्द ही सुबह हो जाती है और आज 18 तारीख है, यानी आज सेना उन्हें लेने आने वाली है। इसलिए नेथन घर से बाहर निकलकर सेना वालों को बुलाने लगता है, मगर उसे देखते ही न जाने क्यों सेना उसे शूट कर देती है। ये देख बाकी लोग काफी डर जाते हैं। यहाँ से जॉन और शैरन एक साथ जंगल की तरफ भागने लगते हैं, मगर इसी बीच एक संक्रमित महिला शैरन पर चाकू से हमला कर देती है। बदले में जॉन उस महिला को शूट करके मार डालता है। जॉन शैरन को लेकर उसी गड्ढे में वापस आ जाता है जहां से वह फिल्म की शुरुआत में निकला था। ऐसा वह इसलिए करता है ताकि सेना वाले उन्हें मरे हुए समझकर उन पर फायर न करें। संक्रमण से बचाने के लिए जॉन शैरन के साथ साथ खुद को भी एंटीडोट देता है। बेहोश होने से पहले शैरन उसे वो नोट भी दे देती है जिसमें एंटीडोट बनाने का तरीका लिखा होता है। उसमें लिखा था कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ किमिको का खून है, क्योंकि उस पर इस संक्रमण का कोई असर नहीं होता है। दोबारा होश में आने पर एक बार फिर जॉन की याददाश्त जा चुकी होती है, इसीलिए उसे उस नोट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। एक बार फिर किमिको उसे उस गड्ढे से बाहर निकालती है और एक बड़े से गड्ढे के पास ले जाकर उसे लाशों का ढेर दिखाती है, ताकि जॉन को दोबारा सब कुछ याद आ जाए। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर इस फिल्म की बात करें तो मेरे हिसाब से शैरन को वो लेटर जॉन की जगह किमिको को देना चाहिए था,
ताकि वो जॉन के होश में आते ही उसे सब कुछ समझा सके और वो दोबारा से आगे का एंटीटोड बना सके। खैर, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आइपो।